मैं धवल ठाकुर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ सेकंड सेशन, जो हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट की है। आज वो सीरीज का बेटा सेकंड वीडियो है आप लोगों के लिए। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट फर्स्ट सेशन में हमने बच्चों सिर्फ 3 to 4 टर्म्स ही डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बुक कीपिंग, वी डिस्कस्ड व्हाट इज कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स एंड गुड्स। ये तीनों टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिनको मीनिंग पता है, जिन्होंने वो सेशन ऑलरेडी देख चुके हैं या फिर उन मीनिंग्स को जानते हैं, वेल एंड गुड। और आज हम बच्चों नेक्स्ट सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिस सेशन में और भी बहुत सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। मैंने टर्म्स ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि हम थोड़े से फास्ट वे में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सके। तो बच्चों आज का जो फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एसेट, बट आई थिंक लेट्स रिवाइज ऑल दोज 3 पॉइंट्स इन लेस देन अ मिनट। कैपिटल से पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग आपको याद होगा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एग्जांपल के लिए फर्स्ट वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको देखना होगा। देन बच्चों कैपिटल क्या होता है। कैपिटल एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनर जितने भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इनिशियली, दैट टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। नेक्स्ट टर्म क्या था हमारा, ड्राइंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स। एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। अगर बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करेगा, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर काइंड, कैसे भी विड्रॉ करते हो, आप ओनर हो तो आपने जो विड्रॉ किया उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म कौन सा है बच्चों हमारा, गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, ऑल द कमोडिटीज और आर्टिकल्स इन विच अ बिजनेसमैन डील्स। वो सारे गुड्स, कमोडिटीज और आर्टिकल्स जिसमें एक बिजनेसमैन क्या करता है बच्चों, डील करता है, उन सारे कमोडिटीज और आर्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, गुड्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका ऑटोमोबाइल्स का शोरूम है, आप बाइक्स बेचते हो, आप कार बेचते हो, तो वो बाइक्स और कार क्या है आपके लिए, गुड्स है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेटा आज के फर्स्ट टर्म दैट इज सीक्वेंस में फोर्थ एक्सक्लूडिंग बुक कीपिंग, तो स्टार्ट करते हैं दैट इज एसेट्स। सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने इनको प्रेजेंट किया गया है। फॉर मोर डिटेल और कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन यू कैन ऑलवेज रेफर योर टेक्स्ट बुक्स, राइट, वहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है उन्हें। अब हम देखते हैं बच्चों एसेट्स को। एसेट्स क्या होता है, अगर मैं इनके लिए आपको एक वन वर्ड दूं, अगर सपोज एसेट्स के लिए आपको याद रखना है तो आप कैसे याद रख पाओगे बच्चों, प्रॉपर्टीज। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन, all types of properties which are owned by businessman are called assets। वो उस businessman की क्या होते हैं, assets। मतलब क्या, properties। सर थोड़ा सा एग्जांपल, नॉर्मली जब हम प्रॉपर्टी वर्ड सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक ही इमेजिन, एक बड़ी सी इमेज क्रिएट होती है, वो किसी बिल्डिंग की होगी या प्लॉट ऑफ लैंड की होगी। तो बच्चों वो बिल्डिंग और वो प्लॉट ऑफ लैंड तो assets है ही, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है तो कैश भी बेटा एसेट है, राइट। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक, वो भी आपका एसेट है, आपका प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारे क्या है आपके assets है। So assets means all the properties or properties of all types which are owned by businessman, they are called as assets। उस assets को हम further classify कर सकते हैं दो एलिमेंट्स में। आई नो वेरी वेल कि ज़्यादा डिफिकल्ट वे में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, लाइक करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। उन सारी चीज़ों को बेटा अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, टू मेक इट मोर सिंपल, जो बेसिक रिक्वायर्ड है अभी 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए जो स्टार्ट करने के लिए मैंने वही लिखा हुआ है आपके लिए, दोज आर tangible assets and intangible assets। अब assets का मतलब क्या कहा सर, assets मतलब हमने कहा properties of all types which are owned by businessman, they are called as assets। यहां पर और 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब भी क्या होते हैं, assets होते हैं। इनमें से कुछ के नाम आपको पता है, कुछ की मीनिंग आपको नहीं पता है, राइट। जैसे ये जो मैंने लास्ट में भी लिख लिया, गुडविल, कॉपीराइट एंड पेटेंट। तो गुडविल, कॉपीराइट एंड पेटेंट में से किसी एक पर्टिकुलर टर्म को मैं बता देता हूं बच्चों। जैसे आप कॉपीराइट देख लीजिए, आपके हाथ में, आपके पास जो आपके 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक होगी, जैसे आप उस टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये टेक्स्ट बुक किसने पब्लिश की है, राइट। अगर वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तो एनसीईआरटी ने पब्लिश की होगी। अगर वो महाराष्ट्र
स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है तो उन्होंने पब्लिश की होगी, तो आप जैसे टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो वहाँ पे ऐसे सी लिखा होगा और उससे ऐसे राउंड किया होगा। ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स कि ये बेटा ये टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है दैट इज कॉपीराइटेड, दैट इज कंटेंट इज कॉपीराइटेड एंड विच इज प्रोटेक्टेड बाय, जो उस पर्सन के पास वो कॉपीराइट को होल्ड करता है, आप उस कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। आजकल तो यूट्यूब के वर्ड में आप ये भी जानते हो कि यूट्यूब वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक एंड ऑल दैट, वो सारी वही चीज़ है कि जब आप किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करते हो तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिस पर्सन के नाम पर रजिस्टर्ड है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस पर्सन के लिए क्या है? एसेट्स है, प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट वो सारी चीजें जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज एसेट्स। सो ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन दे आर कॉल्ड एज एसेट्स। तो सर कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। जैसे इस केस में मैंने जो एग्जांपल में लिखा हुआ है, अगर हम इनमें से कुछ एसेट्स को टैंजिबल और इनटैंजिबल के फॉर्म में कहें तो बच्चों कैश टैंजिबल एसेट, बिल्डिंग टैंजिबल एसेट, फर्नीचर टैंजिबल एसेट्स, हम इन सबको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दे हैव देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये सारे कौन से एसेट्स है? टैंजिबल एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनटैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल का मतलब बच्चा व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते बट वो होते हैं और वो बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे बच्चों ये देखो गुडविल। सर गुडविल क्या होता है? गुडविल को बच्चों मैं जस्ट ज़्यादा फुटेज नहीं खाते हुए डेयरली शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं। गुडविल क्या होता है? गुड नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेटा जो उसकी इमेज है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसे नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, दैट इमेज इज नोन एज गुडविल। उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। सो व्हाट इज गुडविल? मनी वैल्यू of reputation of business is called as goodwill. Good name and fame of business organization is known as goodwill. अब ये दिखता है नहीं कि नाम कितना अच्छा है, but that helps a businessman to earn profit. Copyright. अब ये intellectual property right कहा तो ये कहीं दिखता थोड़ी है। Patent. These are the rights which are protected by the law. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का तो बेटा सेपरेट एक्ट है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके लिए तो प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं, बिजनेसमैन की एसेट है। बट ये कौन से एसेट्स है? इनटैंजिबल एसेट्स। यहाँ पे लिखे हुए कौन से एसेट्स है? टैंजिबल एसेट्स। बट प्राइमरीली आपको बस ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज व्हिच आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन दे आर कॉल्ड एज एसेट्स एंड दे हेल्प हिम टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस। क्लियर? टैंजिबल विच कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट दे हेल्प अ बिजनेसमैन टू अर्न प्रॉफिट, दे हेल्प अ बिजनेसमैन टू जनरेट रेवेन्यू। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों जो टर्म हमें देखना है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म्स में मैं कहूं तो ये लाइबिलिटी क्या है? तो ये है बच्चों डेप्थ, कर्जा। मैंने क्या कहा? लाइबिलिटीज का मतलब मैंने क्या कहा बच्चों? डेप्थ, कर्जा। अगर किसी से कुछ पैसे लिए हैं तो वापस देने पड़ेंगे ना, तो जो वापस करने वाली जो फीलिंग है ना, जो पैसे देने बाकी हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। कैसे डिफाइन, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर्स। अगर हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और हमें किसी को भी कुछ भी पैसे देने बाकी है, तो दैट कुछ भी पैसे देने बाकी है वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी मींस टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। आई रिपीट, व्हाट इज लाइबिलिटी? टोटल अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर इज नोन एज लाइबिलिटी। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? लाइबिलिटी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म जो मैंने लिखा हुआ है डेटर। ये जो मैंने वन वर्ड में जो ब्रैकेट में लिखे ना बेटा, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी उन कंसेप्ट्स को क्विकली रिकॉल करने के लिए, राइट? डेटर्स के लिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है कस्टमर। अब जैसे हम कस्टमर्स देखते हैं कुछ तो ध्यान में आ जाता है, ये वो पर्सन होगा जो हमसे गुड्स या सर्विसेज परचेस कर रहा है। हम जो गुड्स ले रहे हैं वो खरीद रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। तो कस्टमर कौन होता है? वैसे ऐसे एग्जैक्टली नॉट ये कस्टमर, थोड़ा सा और इसके भी आगे हैं। तो डेटर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज रिसीवेबल। अगर आप बिजनेस में हो, यू आर डीलिंग इन गुड्स और यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो आपने जिनको गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे प्रोवाइड की है, क्रेडिट मतलब उधार में,
प्रोवाइड की है, जिन लोगों से पैसे आने बाकी हैं अकाउंट्स, उन लोगों को क्या कहता है, दे आर डेटर्स। मतलब कौन है बच्चों, कस्टमर। सो हु इज अ कस्टमर, अ पर्सन फ्रॉम हुम सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज रिसीवेबल, जिससे पैसा आना बाकी है, वो कौन है, हमारा डेटर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे क्रेडिटर की। हु इज क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन टू हुम सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसे देने बाकी है, वी हैव टू पे देम, तो वो कौन है बच्चों, हमारा क्रेडिटर। सो हु इज क्रेडिटर, अ पर्सन टू हुम सर्टेन सम ऑफ अमाउंट इज पेबल, जिसको पैसे देने बाकी है, हमको पैसे देने बाकी है, मतलब बिजनेस, लेट्स से हमारा बिजनेस है तो वी हैव टू पे टू अदर्स, वो कौन है, हमारे क्रेडिटर्स, और जो हमें पे करेंगे वो कौन है, हमारे डेटर्स। और याद रखने के लिए आप कस्टमर और सप्लायर का यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चों कस्टमर्स कौन होते हैं, जिनको हम गुड्स प्रोवाइड करेंगे, अगर हम उनको गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो हमें पैसा देंगे, और वो अगर हमें पैसा देंगे तो वो कौन है, हमारे डेटर्स। हम भी तो किसी से गुड्स परचेस करते होंगे, राइट, कोई हमें भी तो सर्विसेज सप्लाई करता होगा, जिनको हमें पे करना बाकी होगा। सो टू द पर्सन्स whom certain sum of amount is payable is known as liability। क्लियर, ये बहुत सिंपल टर्म्स में आपके लिए प्रेजेंट किए गए हैं। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे, जस्ट बिकॉज आज थोड़े से टर्म्स लिख के रखे थे, बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में हमने बहुत ज्यादा टर्म्स क्या कर लिए बच्चों, कवर कर लिए। क्लियर, रिवाइज कीजिए इनको, तब तक हम आगे के कंसेप्ट्स कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था बच्चों, ये थोड़ा सा एक क्विक सेशन है जिसमें हम कंसेप्ट थोड़े से ज़्यादा स्पीड में कवर कर रहे हैं, एक्चुअली बेसिक पार्ट ही कवर कर रहे हैं, तो उसी स्पीड को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेटा सॉल्वेंट, राइट। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंसॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर और डिस्कस करने से पहले आज ही हमने दो टर्म डिस्कस किए थे, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन, दे आर कॉल्ड एज एसेट्स। सर वन वर्ड में, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। लायबिलिटीज, डेब्ट, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस फर्म टू दी आउटसाइडर, कर्जा जो हमने लिया होता है ना, दूसरों को जो पैसे देने बाकी हैं, तो देने बाकी हैं वाली फीलिंग क्या होती है, लायबिलिटी। एक एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, एक पर्सन है बेटा, उसका नाम क्या है, मिस्टर ए। और जो मिस्टर ए है ना, उनके टोटल एसेट्स, वो जो पर्सन है उसके टोटल एसेट्स हैं बेटा 10 लाख रुपीस। उसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 10 लाख। और उसकी टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज हैं बेटा 8 लाख रुपीस। एसेट्स कितने हैं, 10 लाख हैं, लायबिलिटीज कितनी है, 8 लाख है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मिस्टर ए, उसके ऊपर जितना कर्जा है, बिकॉज लायबिलिटीज वॉट डेप्थ, कर्जा, वो पूरा का पूरा कर्जा विद द हेल्प ऑफ एसेट्स अपनी प्रॉपर्टी के हेल्प से पे कर सकता है या पे नहीं कर सकता है? सर अचानक ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, जो टर्म्स बताए हैं उनका एप्लीकेशन है। एसेट्स, all types of properties which are owned by businessman, they are called as assets. Liabilities, debt, कर्जा, amount payable by business firm to the outsider is known as liability। आपके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है और आप पे कर्जा है 8 लाख का। मुझे बताओ, क्या आप इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ये पूरा कर्जा पे कर सकते हो या पे नहीं कर सकते? डेफिनेटली बहुत सिंपल सा आंसर है, हाँ सर मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, मैं पूरा कर्जा पे कर सकता हूं। सो गाइस, अ पर्सन हुज एसेट्स, डायरेक्टली कंसेप्ट, बिल्कुल टाइम पास नहीं, सीधी बात, अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी, एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स क्या है बच्चों, ज्यादा है। किससे ज्यादा है? लायबिलिटीज से। अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज, ही इज नोन एज सॉल्वेंट। उसको क्या कहेंगे बच्चों हम?
सॉल्वेंट। क्या सर इतना ही है सॉल्वेंट? नहीं बच्चों, एक छोटी सी ट्रिक मैजिक इसमें और भी है। लेट्स से और एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं, वही मिस्टर ए, उसी मिस्टर ए के टोटल एसेट्स कितने हैं बच्चों? 10 लाख। और मैं कहता हूं कि उनकी टोटल लायबिलिटीज भी 10 लाख है। टोटल लायबिलिटीज भी कितनी है? 10 लाख। अब मुझे बताओ इस सेकंड सिचुएशन में क्या मिस्टर बी पूरा कर्जा पे कर पाएगा, पूरी डेट पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा? सोचो। एसेट्स प्रॉपर्टीज कितनी है? 10 लाख। लायबिलिटीज कितनी है? 10 लाख। यहां तो सब कुछ बेच देगा तो भी 10 लाख मिलेगा, या फिर मान लेते हैं 10 लाख है, 8 लाख से 2 लाख बच रहे थे, बट यहां पे इस सिनेरियो में उसके एसेट्स है 10 लाख और लायबिलिटीज भी कितनी है? 10 लाख। दोनों इक्वल है, जितने एसेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटीज हैं। क्या अब वो पे कर पाएगा? ऑब्वियसली पे कर पाएगा। पेमेंट के बाद उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वो बात अलग है। लायबिलिटीज का पेमेंट तो हो पाएगा ना। कंटेंट क्या है? लायबिलिटीज का पेमेंट होना चाहिए, कंसेप्ट यही है। तो बेटा व्हेन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, उस सिचुएशन में भी मिस्टर ए क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग क्या होगी सॉल्वेंट की? अ पर्सन हुज एसेट्स आर मोर देन और इक्वल टू हिज लायबिलिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, आराम से वापस से सुनिए और नोट डाउन कर सकते हैं। Who is solvent? A person whose assets are more than or equal to his liabilities is known as solvent. I hope clear होगा। Next क्या बचा? Insolvent। Solvent पढ़ लिया, शायद से insolvent आप इमेजिन कर पाएंगे। वही मिस्टर ए, उसके टोटल एसेट्स 10 लाख ही रखते हैं, बट इस बार इस सिचुएशन में उन भाई साहब की टोटल लाइबिलिटीज हो जाती है बेटा 12 लाख। लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 12 लाख, विच इज मोर देन 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में वो अपने एसेट्स की हेल्प से अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएगा, और अगर वो लायबिलिटीज पे नहीं कर सकता तो दैट पर्सन इज insolvent. So a person whose liabilities are more than assets is known as insolvent. 1 रुपया भी ज्यादा है तो भी वो पर्सन क्या हो जाएगा बेटा? insolvent. So a person who is capable of paying all of his third party liabilities is known as solvent, and a person who is incapable to pay all of his third party liabilities is known as insolvent. तो आई होप आपको सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का भी मतलब समझ में आ चुका होगा, राइट? बहुत सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। अब तक बच्चों हमने कितने टर्म्स डिस्कस किए हैं? फर्स्ट मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, देन वी स्टार्टेड विद कैपिटल, ड्रॉइंग, गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर, क्रेडिटर, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। अब इसी सीरीज में एक और टर्म आज हम स्टार्ट करेंगे, राइट? और एक लास्ट पार्ट, आज का जो लास्ट पार्ट होगा उस पार्ट को हम यहाँ पर फिर कंक्लूड करते हैं। और एक टर्म हमें देखना है, क्योंकि आज सेकेंड डे है और हम पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बट सर अपने अब तक एक भी बार डेबिट और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहा। और हम तो पढ़ने ही वही आए हैं सर डेबिट क्रेडिट, और आप बता ही नहीं रहे हो। डेफिनेटली बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट टर्म जो मुझे देखना है वो है अकाउंट। सर ये अकाउंट क्या होता है बच्चों? तो हम क्या कर रहे हैं बुक कीपिंग में, हमने क्या डिस्कस किया? बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा मैंने सिखाया हुआ है ऑनलाइन सेशन नंबर 1 में, वहां से आप वो देख सकते हैं। तो बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं? हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, समराइज्ड वे में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। तो ये बुक कीपिंग एग्जैक्टली होगी क्या? उस बुक कीपिंग को ऑन पेपर लाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है बेटा अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या है? आपको जब हम कहते हैं ना इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो जब भी आपको ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है ना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, और वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन है? अकाउंट। जो भी रिकॉर्ड करना है क्या बनाओ? अकाउंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर डीलिंग विद मिस्टर राजेश and you want to prepare detailed records of all the transactions which took place between you and Mr. Rajesh, you have to prepare Mr. Rajesh account. अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए ट्रांजैक्शंस की आप डिटेल रखना चाहते हो, तो फॉर दैट सेक यू हैव टू प्रिपेयर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। अगर आप रश्मि जनरल स्टोर से कुछ गुड्स परचेस करते हो, सेल करते हो, एंड यू हैव टू मेंटेन डिटेल
record of all the transactions between you and Rashmi General Stores. You have to prepare Rashmi General Store account. अगर आपके पास स्टाफ है, आप अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो, आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हो, you have to prepare salary account. अगर आपको कहीं से कमीशन मिल रहा है और अगर आप उस कमीशन का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हो, you have to prepare account. ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑब्जर्व कीजिएगा मैं आपके साथ में क्या डिस्कस कर रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं. आपका जो बिजनेस है उसमें आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, एंड टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस कंप्यूटर्स यू विल प्रिपेयर कंप्यूटर्स अकाउंट. बिल्डिंग है, यू विल प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट, राइट. बैंक से लोन लिया है, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन रखना है, बैंक लोन अकाउंट. तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अकाउंट खेल रहा हूं. जिन ट्रांजैक्शंस को मुझे रिकॉर्ड करना है उन सब के क्या बनाए जा रहे हैं बच्चों, सबके बनाए जा रहे हैं अकाउंट. अब वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, डेटर्स हो, क्रेडिटर्स हो. अब जिन भी पार्टीज के साथ में जिस भी फॉर्म में डील कर रहे हो और अगर आपको उनको रिकॉर्ड करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर देयर अकाउंट. तो अकाउंट क्या हो गया बच्चों, मैं अकाउंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं. क्या हो गया एन अकाउंट? एन अकाउंट इज व्हाट? एन अकाउंट इज सिस्टमैटिक एंड summarized record of business transaction. What is an account? Systematic and summarized record of business transaction pertaining मतलब बच्चों relating, pertaining to किसी से भी related हो सकता है. If you are dealing with some person, उसका भी अकाउंट हो सकता है. कुछ काम कर रहे हो, इनकम जनरेट हो रही है, उसका अकाउंट हो सकता है. बिजनेस चला रहे हो, एक्सपेंसेस होंगे, उनका अकाउंट होगा. आपके बिजनेस में प्रॉपर्टीज हैं, उनका अकाउंट बनेगा. आपने कहीं से कुछ बोरो किया है, उनका अकाउंट बनेगा. मतलब सबका अकाउंट बनेगा. जिन जिन चीजों का रिकॉर्ड रखना है उन सारी चीजों का क्या बनेगा बच्चों? account. So what is an account? A systematic and summarized record of business transaction pertaining to one person, head of expense, loss or gain. सबके क्या बनेंगे? अकाउंट बनेंगे. वो प्रॉपर्टी हो, मतलब एसेट्स हो, लाइबिलिटीज हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, कैपिटल हो, ड्राइंग हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, सबके क्या बनेंगे बच्चों? अकाउंट. अब इतनी तारीफ कर रहे हैं उस अकाउंट की, तो इस अच्छे सेशन को समराइज और एक अच्छे नोट पे एंड करते हैं और आपको आज एक फॉर्मेट बता देता हूं कि अकाउंट कैसा होता है, कैसा दिखता है. ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को. कुछ ऑब्जर्व भी करना है, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा बच्चों. It's a format of an account. अगर आप बच्चों ध्यान से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को देखोगे तो बहुत सारे कॉलम्स बनाए गए हैं. वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, JF स्टैंड्स फॉर जर्नल फोलियो. नाउ व्हाट इज जर्नल फोलियो बाद में बता दूंगा बाय द वे, बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग फोलियो मींस पेज नंबर, ऐसे ही, वरना लगेगा सर को नहीं पता है. रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड रुपीस. अगर आप इस फॉर्मेट को ठीक से देखते हो ना बच्चों, तो यहां पर डेट, वापस से डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, JF, रुपीस, सारे कॉलम्स दो बार आ रहे हैं. हाँ सर आ रहे हैं. तो वही तो है बच्चों, ये जो हमारा अकाउंट है, दिस अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, टू पार्ट्स कह सकते हो. ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऐसे किया हुआ है, करने की जरूरत कोई नहीं होती है. तो ये जो बच्चा हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया अकाउंट का, और दूसरा क्या हो गया बच्चों हमारा राइट हैंड साइड हो गया. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी भी अकाउंट का, लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड. क्या कहते हैं इसको बच्चों?
डेबिट साइड। और ये जो राइट हैंड साइड है, कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, दिस राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है, राइट, ये आपको ड्रॉ कर लेना है। और बच्चों इस क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड्स, और डेबिट को DR से डिनोट करता है, डेबिट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉलम में। सो व्हाट इज एन अकाउंट? एन अकाउंट इज एन सिस्टमैटिक एंड समराइज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू वन पर्सन, वन हेड ऑफ एक्सपेंस, लॉस और गेन। किसी का भी बन सकता है अकाउंट, और वो अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड। ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट को। एंड विद दिस नोट हम इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स सीखेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोज गोल्डन रूल्स यू विल बी एबल टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। क्लियर? एंड बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। रेगुलर कम्युनिकेट कीजिए, रेगुलर वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।